हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ठंड तो बहुत बढ़ चुकी है। यहाँ तो शीतलहरी अपने प्रचंड रूप में है। और ठंड का आनंद लेते हुए पढ़ाई को जारी रखते हैं। तो आज हम भारत की जो भौतिक संरचना है का चैप्टर है, उसका ये चौथा एपिसोड है। और इंडियन ज्योग्राफी का हमारा ये ऑलमोस्ट 7वां एपिसोड है शायद। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसमें कैनोजोइक एरा की, कैनोजोइक महाकल्प की। तो कैनोजोइक महाकल्प का जो पहले एक हायरार्की देख लेते हैं। कैनोजोइक एरा जो है उसको दो पीरियड्स में सब डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा एक टर्शियरी पीरियड और दूसरा है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड फिर वो 4-5 भागों में डिवाइडेड है। ये पेलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन और प्लायोसिन। तो पेलियोसिन जो है वो 60 मिलियन ईयर्स से 55.8 मिलियन ईयर्स तक है। और इयोसिन जो है 55.8 टू 33.9 मिलियन ईयर्स। ओलिगोसिन इपोक जो है हमारा ये 33.9 से लेकर 23 मिलियन ईयर्स। और जो मियोसिन है वो 23 टू 5.3। और प्लायोसिन जो है वो 5.3 से 2.6। उसके बाद आता है क्वाटरनरी पीरियड। क्वाटरनरी पीरियड जो है वो 2.6 मिलियन एराज से अब तक का वो चल रहा है। जो आज हम लोग जो जिस एरा में है, उसे जिस पीरियड में है उसको हम लोग क्वाटरनरी पीरियड कहते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है प्लीस्टोसिन जो कि आइस एज था, आइस कैप था। ये लगभग पूरी धरती, यानी कह सकते हैं कि जो ऐसी जगह ये एल्टीट्यूड 1500 मीटर जिसका था, वो सब आइस कैप्ड थे। यानी कि यहाँ तक 1500 मीटर या उससे अधिक एल्टीट्यूड के जो भी इलाके थे, 1500 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाले जो इलाके थे, वो सभी आइस कैप्ड थे। उसके बाद आता है होलोसीन पीरियड। ये 10,000 साल पूर्व से लेकर अब तक का है। यानी कि जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो काल है, इसको होलोसीन इपोक में रखते हैं इसको। तो चलिए हम इसका जो विषय वस्तु, इसमें जो कंटेंट है उस पर बात कर लेते हैं। पहले इसमें है कि तो डेक्कन ट्रैप पर पढ़ेंगे, क्रिटिशस तंत्र जिसको कहते हैं। उसके बाद है तृतीयक सिस्टम, जो तृतीयक तंत्र जो कि टर्शियरी सिस्टम है, जिसमें हिमालय वगैरह आता है। हिमालय और इस किस्म के जो न्यू फोल्डेड माउंटेन्स है, वो सारे, जैसे हिमालय हो, एल्प्स हो, एंडीज है, ये सारे इसी दौर के बने पहाड़ हैं। और फिर आता है हमारा तो अंत है चतुर्थ महाकल्प की संरचनाएं, जो कि हिमालय के निर्माण या इन पहाड़ों के निर्माण के बाद जो इनके द्वारा या फिर इस संरचना के प्रभाव स्वरूप जो संरचनाएं बनी, उस पर अध्ययन करेंगे इसमें। तो चलिए हम सबसे पहले क्रिटिशस सिस्टम यानी डेक्कन ट्रैप पर बात करते हैं। जो क्रिटिशस महाकल्प का जो विस्तार है वो 146 मिलियन वर्ष से लेकर 146 मिलियन वर्ष से 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक माना जाता है। पीछे से आगे आ रहा है। 166 मिलियन वर्ष से 166 मिलियन ईयर से लेकर 65 मिलियन ईयर तक का पीरियड है। क्रिटिशस शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक क्रेटा शब्द से हुई, जो लैटिन भाषा का क्रेटा शब्द है। क्रेटा का मतलब होता है चौक या चूना पत्थर। तो आप जैसे कि जानते हैं कि इससे पहले हमारा पर्मियन पीरियड निकल चुका है, कार्बोनिफेरस निकल चुका है, कि एक जीवन का एक दौर पृथ्वी ने देख चुका था। वो सारा एक पर्मियन पीरियड में एक मास एक्सटिंक्शन होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जो चूना पत्थर है वो जीवाश्म, एक तरह का मतलब कह सकते हैं उसको जीवों का अवशेष है वो। इस काल में महासागरों में सागरों का भूखंडों पर अतिक्रमण हुआ और उच्च लावा उद्गारों से डेक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। तो हुआ ये एक्चुअली इस दौर में कि महासागरों का यदि हम महासागरों के अतिक्रमण की बात करें तो हम देखें कि ये जो ऑलमोस्ट हमारा जो डेक्कन ट्रैप का रीजन है, ये यहाँ पर ये और ये जो पेनिनसुलर इंडिया है हमारा, इसका ये तो इसको थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए, या थोड़ा इधर उधर जा सकता है, और मोटा मोटा देख रहे हैं तो ये है हमारा वेस्टर्न घाट है। तो हुआ ये कि इस दौर में इस इलाके का ये पूरा कभी एक साथ हुआ करता था। तो इसमें इस पीरियड में इतना बड़ा जो समुद्र का हिस्सा है, समुद्र में आज ये टूट गया, किसी कारण से ये टूट गया। और ये एक अंतिम बार टूटा है। सिर्फ यही नहीं टूटा, यहाँ टूटा, नर्मदा ताप्ती घाटी टूटी, फिर ये सोन वैली में भी यहाँ फॉल्ट आया, महानदी वैली में फॉल्ट आया। ये सब अलग अलग फॉल्ट बने, जिसके कारण यहाँ पर ये नर्मदा ताप्ती में का जो घाटी बनी, सोन घाटी बना। फिर ये हमारा महानदी का घाटी बना। फिर ये दामोदर घाटी बना। दामोदर नदी भी एक रिफ्ट वैली में बहती है।
इसका कारण था एक जबरदस्त टक्कर। एक जैसे ये, चलिए हम लोग उसमें अगले देख लेंगे इसको। तो पहले इसको टूटने की बात को देख लेते हैं। इसमें हुआ ये कि यहाँ पर एक ये टूट गया और बहुत बड़ा हिस्सा महासागर में ये डूब गया, या जैसे ये टूट के नीचे दब गया तो यहाँ पर जो महासागर था इस का इस और इसका फैला हुआ और ये डूब गया इसमें। तो अब हुआ ये कि यहाँ पर एक जो लैंड मास था वो बहुत ऊंचा रह गया और इधर बहुत गहरा हो गया, आगे समुद्र आ गया। तो अब ये एक नए पहाड़ जैसा संरचना बन गई जिसे पश्चिमी घाट कहते हैं। तो अब पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ और ये इस तरह से पश्चिमी घाट का निर्माण हुआ, जो कि एक फॉल्टेड माउंटेन नहीं, ये फॉल्टिंग से बना है। पश्चिमी घाट का निर्माण जो हुआ भ्रंशन से हुआ, फॉल्टिंग से हुआ है, इसको याद रखेंगे। तो उसके बाद अब देखते हैं डेक्कन ट्रैप में पाताली चट्टानों ग्रेबो और ग्रेनाइट के रूप में स्पष्ट अंतर्भेदन दिखता है। जब हम पाताली चट्टानों की बात करते हैं तो हमारा जो फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज है उसमें ज्वालामुखी द्वारा निर्मित जो आंतरिक संरचनाएं हैं उसका एक एपिसोड है फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज में, आप उसको देख लें, वहाँ पर एक बेहतर इसका आपको मिल जाएगा पाताली चट्टानों का। तो हम चलिए अभी एक और देख लेते हैं यहाँ पर इसमें। तो हुआ ये था कि टक्कर का ये जो प्लेटों का टूटने का कारण जो था ये है हमारा इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और इधर से यूरेशियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें जब यहाँ देख सकते हैं 16 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर, इस जगह जो था 16 सेंटीमीटर के आसपास का था, ये उसमें पर ईयर की रफ्तार से ये उत्तर बढ़ रहा था उत्तर की ओर। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ का लैंड मास अधिक है जिसके कारण इसका मोमेंटम अधिक रहा होगा ये उत्तर और पश्चिमी हिस्से का। तो ये उत्तर पश्चिमी हिस्सा जो है यूरेशियन प्लेट से टकराया काफी तेजी से और ये चूंकि अभी दूर था जिसके कारण ये जो क्षेत्र है टिल्ट हो गया, ये हिस्सा जो थोड़ा ऊपर उठ गया और इधर डाउन हो गया, जिसके कारण ये लैंड मास भी टूटा और नर्मदा का, फिर ताप्ती का, सोन, महानदी, ये सारे जो भ्रंश बने इसी दौर में, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं टर्शियरी पीरियड की हम बात कर इसी दौर में। क्रिटिसस युग के अंत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारी ज्वालामुखी उद्गार हुआ और बेसाल्टिक लावा उद्गार से यहाँ लावा का लगभग 3000 मीटर तक मोटी परत जम गई। अब एक और सवाल यहाँ आता है कि अभी भी हमारा जो मुख्य भूमि है भारत, जो मेन लैंड है इंडिया का, या पेनिनसुलर इंडिया हो या फिर नॉर्दर्न गैंगटिक प्लेन हो, यहाँ पर या हिमालयन रीजन हो, यहाँ कहीं भी हमें एक कह सकते हैं कि सक्रिय ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलता, बाकी ये काराकोरम को छोड़कर। काराकोरम का कैसे हुआ ये भी आगे हम बात करेंगे हिमालय के निर्माण के तौर में। काराकोरम को छोड़कर तो फिर ये यहाँ पर लावा का प्रवाह कैसे हुआ, लावा ज्वालामुखी उद्गार कैसे हुआ। तो हम देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार कैसे हुआ इसका। एक मिनट। तो हम ज्वालामुखी उद्गार पर चलने से इसको यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर की ओर खिसक रहा है, तो उत्तर की ओर खिसकते हुए दौर में हमारा प्लेट जब इस क्षेत्र में था, आप देख सकते हैं कि ये 71 से 55 मिलियन ईयर्स ये दिख रहा है, इसके बीच में ये 62 या 65 के आसपास का मिलियन ईयर्स के आसपास का दौर रहा होगा, जबकि ये यहाँ से गुजर रहा था। और ये जो तो यहाँ का जो ये रीजन है, तो इस क्षेत्र में भारी एक कह सकते हैं कि ज्वालामुखी का एक तप्त स्थल है, हॉटस्पॉट है, एक लावा हॉटस्पॉट है, आज भी है ये, ज्वालामुखी रूप से काफी सक्रिय है। ये इस जगह के आसपास एक रीयूनियन आइलैंड है, तो रीयूनियन आइलैंड और उसके आसपास का क्षेत्र है ये। यहाँ पर जब इस जगह से इंडियन प्लेट गुजर रहा था तो यहाँ पर लावा उद्गार हुआ, जिसके कारण ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया में लावा की परतें देखी जाती है। और लावा की जो परत है आप देख सकते हैं कि हम लोग देख रहे हैं ऐसे एक परत निकल के बहता है, इसके ऊपर फिर से दूसरी परत जम जाती है, फिर तीसरी, ऐसे कई परतों में ये जमा हुआ है, एक परत नहीं है ये, लावा की कई परतें हैं यहाँ पर जमी हुई है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला डेक्कन ट्रैप लावा प्रवाह का परिणाम है। इसका विस्तार कहाँ का है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड तथा कर्नाटक, ये सारे राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, यानी कुल 7 राज्यों में इस डेक्कन ट्रैप का विस्तार है। डेक्कन ट्रैप की जो मोटाई है मुंबई तट पर सबसे ज्यादा मिलती है। यहाँ से पूर्व एवं दक्षिण की ओर जैसे ही चलते हैं इसकी मोटाई घटती जाती है।
इसकी जो अधिकतम मोटाई है वो 30 मीटर है, 3000 मीटर है, यानी कि 3 किलोमीटर मोटी परत है लावा की। समझ सकते हैं कैसा चट्टान रहा होगा यहाँ पर, कैसी संरचना होगी, पानी का कितना संकट होता होगा इस क्षेत्र में। ये लावा प्रवाह परतों के रूप में अंतर स्तरित हैं, जिन्हें इंटरट्रैपियन बेड्स कहा जाता है। अब जैसे बताया कि वो एक के बाद एक कई परतें हैं, ये लावा परतों के रूप में अंतर संस्तरित है, एक अलग अलग स्तर पर है, वो 2-3 स्तर पर है, या कहीं कहीं ज्यादा भी 6-6 स्तर तक है ये इसका। दक्कन ट्रैप में बेसाल्ट, क्वार्ट्ज, बॉक्साइट, मैग्नेटाइट, आगेट और अर्ध बहुमूल्य पत्थर भी पाए जाते हैं। यह मैग्नीशियम कार्बोनेट और पोटास फॉस्फेट आदि में भी धनी है, हालांकि फिर भी पोटास और फॉस्फेट के मामले में भारत आयात पर ही निर्भर करता है। तो ये है डेक्कन ट्रैप का एक प्रसार। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कच्छ और सौराष्ट्र के हिस्से में गुजरात का, मालवा पठार राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ये है रीजन, शायद कुछ हिस्सा इसमें राजस्थान का भी आएगा। फिर ये महाराष्ट्र है और कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और झारखंड का जो हमारा ये छोटा नागपुर पठार जो है वो भी डेक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। तो चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जो कि टर्शियरी पीरियड की बात करते हैं, टर्शियरी तंत्र की बात करते हैं। टर्शियरी पीरियड में हम लोग ये जो है 66 मिलियन ईयर्स पूर्व का माना जाता है। इसमें इस क्रम में चट्टानों के कई प्रकार की जीवात्मा जो आदमी जीवों से मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि जीवों की का जो है म्यूटेशन जो है, जीवों का विकास जो है काफी हद तक हो चुका था, और ये एक कह सकते हैं कि आज के आधुनिक जो जीव है उस वैसे जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, आज के मिलते जुलते हैं। इस काल में दो बड़ी घटनाएं हुई। एक तो पहला था कि यहाँ पर जो पुराना जो गोंडवाना महाद्वीप था वो अंतिम बार टूटा, और कहाँ टूटा, ये जब टकराया, ये उत्तर पश्चिमी जो हिस्सा है इसका, जो आज जो कश्मीर का रीजन है, जहाँ काराकोरम पर्वत है, आज काराकोरम पर्वत श्रेणी है, वो जब हिस्सा टूटा, ये यानी कि ये हिस्सा जब टकराया तो ये कई भागों में कई जगह पर टूटा। एक तो इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो कि अरब सागर में डूब गया, फिर एक है कि 3-4 फॉल्ट बने, दो फॉल्ट है कि एक नर्मदा का, एक ताप्ती का फॉल्ट, एक महानदी का, और एक सोन का फॉल्ट बना ये, और फिर तीसरा दामोदर का भी फॉल्ट बना। ये सब इसी तृतीय युग के प्रारंभ में भारत में तिब्बत से टकराव हुआ। प्रारंभ में भारत का तिब्बत से टकराव हुआ, यानी भारत यानी इंडियन प्लेट का, भारत का नहीं, आज का भारत नहीं, इंडिया दैट इज भारत नहीं, यानी कि इंडियन प्लेट का जो तिब्बत के प्लेट का जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराव हुआ। हिमालय के उत्थान के कारण प्रायद्वीप के जो पुराने उच्चावच थे वो विकृत हो जाता है, और हिमालय के उत्थान जो है उसका 3 चरण माना जाता है, 3 अलग अलग चरणों में हुआ। तो ये था हिमालय का उत्थान। देख सकते हैं कि ये इंडियन प्लेट है इधर से, जो कि, और इधर से तिब्बतियन प्लेट है जो कि नीचे की ओर दबता जा रहा है बार बार, और यहाँ पर एक वलन उत्पन्न हो रहा देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा इसमें, और इस प्रकार एक यहाँ पर जो पहाड़ में हिमालय के रूप में इसका निर्माण हुआ, तिब्बत का पठार है, ये हमारा बृहद हिमालय होगा, फिर ये मध्य हिमालय, और फिर ये लघु हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। प्रथम चरण की यदि बात करें इसमें, ये इयोसीन युग से 65 मिलियन वर्ष से लेकर ओलियोसिन युग तक है। इसमें जो बृहद या महान हिमालय जिसे कहते हैं उसका निर्माण हुआ। दूसरा चरण इसमें यह भी काफी तेज रहा, इसका संचालन, इसमें भी प्लेट में गति काफी रही, यह मध्य मायोसीन से प्लियोसीन तक का रहा। और तीसरा चरण जो है इसकी अवधि उत्तर प्लियोसीन का रहा, इसमें शिवालिक अथवा बाह्य हिमालय में वलन पड़े, और फिर धीरे धीरे इसका विकास हुआ। ये और हिमालय, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय जो है अभी तक विकसित हो ही रहा है, ये आगे भी होता रहेगा। हिमालय के अभी इसलिए इसको नवीन वलित पर्वत कहते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि ये अभी बन ही रहा है, बनता ही जा रहा है। यदि भूगर्भवेताओं की माने तो पिछले 150 सालों में हिमालय की जो ऊंचाई है लगभग 10 मीटर तक बढ़ चुकी है। ये है एक चार्ट है जिसको आप देख सकते हैं कि टर्शियरी पीरियड, ये कैनोजोइक एरा जो है उसको 2 भागों में बांटा गया, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। टर्शियरी को 5 भाग में, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, और क्वार्टरनरी को प्लिस्टोसीन और होलोसीन में। तो होलोसीन का जो है ये आज का हमारा पीरियड है 10,000 साल से लेकर अब तक का, जिसे कि हम लोग अब मेघालयन एरा भी कहा जाता है। अब चलते हम बात करेंगे चतुर्थ महाकल्प की। चतुर्थ महाकल्प यानी कि हिमालय का निर्माण जब होता है उसके बाद जो
संरचनाएं बनती, क्योंकि अब जो पहले का जो था, जो गोंडवाना लैंड का जो हिस्सा था वो काफी विकसित हो चुका था, और अब एक हिमालय के दक्षिण में और जो गोंडवाना लैंड के उत्तर में एक टेथिस भू अभिनति, यानी कह सकते हैं कि एक काफी गहरा खड्ड एक बन के तैयार हो गया था, जिसमें कि जहां पर आगे चल के ये मैदान तैयार होता है, गंगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान बनकर तैयार होता है चतुर्थ महाकल्प। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं पहले चतुर्थ महाकल्प के अवसादों तथा निक्षेपों में आधुनिक युग के बहुत से जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, जिसमें स्तनधारी भी शामिल है। यानी अब ये जो दौर है जहाँ स्तनधारी जीवों का विकास हो चुका है। जीवन अपनी एक जो आज जो जीवन है लगभग उसके जैसा जीवन विकसित हो चुका है। जीवन के जो उसके लक्षण दिख सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति इसी युग में हुई थी। चतुर्थ महाकल्प में बर्फ की चादर केवल 1500 मीटर की ऊंचाई तक फैल गई थी, यानी कि ये एक काफी आइस एज रहा होगा। ये काफी ज्यादा बर्फ की चादरें जो है बहुत नीचे तक फैल गई होंगी। 1500 मीटर की ऊंचाई ये बहुत ज्यादा नहीं होता है। उत्तरी भारत के मैदान की तलहटी एक महाखंड के समान थी। जैसे कि हम लोग बताया कि हिमालय का जो निर्माण हुआ, जिसके कारण यहाँ पर एक जब फोल्डिंग हुआ तो एक ऊंचाई सिंह बनेगा, तो नीचे गर्त भी बनेगा। नीचे गर्त बना जहां हिमालय एवं विंध्य पर्वतीय क्षेत्र की नदियों द्वारा अवसादों के निरंतर जमा करते रहने से समतल मैदान का निर्माण हुआ। कश्मीर घाटी और जम्मू की भदरवा घाटी में करेवा निक्षेप भी प्लायोसीन युग के ही माने जाते हैं। ये चतुर्थ महाकल्प की है। और कश्मीर घाटी में झेलम नदी के दोनों ओर और पीर पंजाल के निचली ढलानों पर भी करेवा पाई जाती है। ये सारे इसी चतुर्थ महाकल्प की संरचनाएं हैं। कुछ स्थानों पर करेवा निक्षेपों की गहराई 1400 मीटर तक पाई जाती है, लगभग 1.5 किलोमीटर। नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी की नदियों के चबूतरे भी इसी युग के हैं। यानी कि नदियों के चबूतरे, यानी कि कुछ ऐसी संरचना, जैसे एक नदी है, मतलब ये समझ सकते हैं कि सीढ़ी नुमा खेत जैसी आकृति होगी इसकी। जब एक के बाद एक नदियों का कह सकते हैं पुनर्युवन हुआ, या फिर पुनर्युवन हुआ होगा किसी कारण से, जिसके कारण एक वो नदियाँ और गहरी होती गई, जिसका और जो यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण हुआ। चलिए, जब हम इस क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, जब हम अगले जब नर्मदा ताप्ती, जब यहाँ की जो भूआकृति के बारे में बात करेंगे, चट्टानों के बारे में बात कर रहे हैं, भूआकृति के बारे में जब बात करेंगे तब हम इस पर जाएंगे अच्छे से। ये इस प्रकार की कुछ जीवाश्म है जो कि मछली जैसा दिख रहा है, मछली ही लग रहा है ये, जो इस चतुर्थ महाकल्प की जीवाश्म है। अब करेवा क्या होता है? करेवा एक पहाड़ की ढलानों पर बनने वाले छोटे छोटे मैदान कहते हैं। ये जो प्लिस्टोसीन युग की झीलों में एकत्रित होने वाले निक्षेपों और अवसादों से बनता है। इसमें रेत, दोमट, कंकड़, सील, बोल्डर आदि का मिश्रण होता है। यह पीर पंजाल की जो निचली ढलानों में पाए जाते हैं। कश्मीर घाटी का जो पंपूर करेवा है, ये केसर, बादाम और अखरोट की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो एक करेवा का आप देख सकते हैं, ये जो आप बेहतर समझा सकते हैं कि एक ऊंचा पर्वत है, उसके साथ नीचे एक छोटी घाटी है, छोटी पहाड़ी है, और उसके बीच की जो ये घाटी है, वो दोनों पहाड़ों से जो अवसादों से जो उनका जो अवशिष्ट इसके जो कह सकते हैं, इसको जो टूटने फूटने से जो अवसाद हो रहे हैं, उसके भरने से ये एक मैदान जैसी संरचना बना लेगा और बन जाता है। अभी तो ये करेवा बेसिन है एक, और आगे चल के यही करेवा मैदान बन जाएगा इस तरह का, और इसी ही करेवा कहते हैं। तो ये था दोस्तों आज का हमारा ये एपिसोड। तो उम्मीद है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। यदि दिक्कत हो तो मैं हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल हो, आप आपसे बेझिझक होकर कह सकते हैं, कहिए, और कहना ही चाहिए। वैसे दोस्तों आंकड़े बताते हैं कि हमारा जो चैनल देखने वाले लोग हैं वो उसमें 95% लोग हैं जो अनसब्सक्राइब्ड हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों ये बहुत गलत बात है। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रमोट कीजिए, ताकि हम भी आपके लिए कुछ बेहतर से बेहतर ला सकें और कुछ आपको भी फायदा हो। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए